जी को इससे क्या पता चलता है कि भाई राजा की जो तानाशाही है वो खत्म होने जा रही है। तो मुझे आप लोगों को लगता है ये ताकत जो आपकी है, ये जनता की ताकत है, ये उनको दिखाने की जरूरत है। आप लोगों ने देखा होगा भाई हमारे जो ये इलाका है, अहिरवाल का इलाका है, सबसे ज्यादा जो जवान है इस इलाके से जाते थे। अब बीजेपी ने एक और काम शुरू कर दिया है, भाई जवानों को भी ठेके पे रखने लग गए हैं 4-4 साल के लिए। आप एक बात बताओ, जो देखो आप देख रहे हो, पहले भी आंदोलन हो चुके हैं, किसान आंदोलन, जो 3 कृषि काले कानून थे उनके वापसी के लिए किसानों ने बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन किया था। अगर किसानों की बात सरकार नहीं मानती है, उनको मौलाना का हक वापस नहीं देती है, तो उससे भी बड़ा आंदोलन होगा और इसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार और मोदी सरकार होगी। इसके अंदर कोई शक नहीं है कि किसानों का जो मुद्दा है वो बिल्कुल जायज़ है और वो सत्य के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं। आप देख रहे हो कि भाई जो सामलात भूमि थी उनको सरकार अपने कब्जे में ले रही है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपने का काम कर रही है। अभी ये प्रधान जी ने बताया कि भाई जो ये किसानों का पहल है, आज आंदोलन की शुरुआत है रेवाड़ी से और ये आंदोलन इतना बड़ा होगा। सरकार ने अगर इस मांग को वापस नहीं लिया, इस अपने कानून को वापस नहीं लिया, तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जो 3 कृषि काले कानून वापस करने के लिए बड़ा आंदोलन किया था, उससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसकी जिम्मेवार ये सरकार होगी। ना जमींदार ने ली थी, आज वही ज़मीन उसकी रजिस्ट्री है, इंतकाल है और सब कुछ है। आज वही ज़मीन सरकार ने अपने हैंड ओवर कर ली है। ज़मीन को नहीं जाने देंगे किसी कीमत में भी, चाहे मरना क्यों ना मंजूर हो। आज धरना प्रदर्शन है, क्या कुछ है पूरा? आज जो धरना प्रदर्शन है, ये नंबर 1 मैन तो है जुमला मालकान। सामने देखो, जुमला मालकान जो ज़मीन है उसके ऊपर हमारे हरियाणा सरकार ने और जो कोर्ट के माध्यम से जो कानून काटा है उसके ऊपर हमारे कई गांवों के अंदर नोटिस आने शुरू कर दिए। उसके ऊपर हमने एक दूसरा बीमा का पैसा, तीसरा ये है कि जो रेवाड़ी ज़िले में बड़े बड़े खंबे गाड़ रहे हैं वो, और चौथा नंबर हमारे खलियास की सब 7 एकड़ ज़मीन है, उनका लगभग 81 करोड़ रुपया। इन 4-5 मुद्दों के ऊपर आज हमने ये पंचायत बुलाई है कि इस रेवाड़ी की प्रशासन को ये चेतावनी हो जाए, हरियाणा सरकार को ये पता लग जाए कि रेवाड़ी में भी किसान आंदोलन है और किसान जिंदा है। चिरंजीव विधायक के सामने धरना देना क्या उद्देश्य है? वो धरना देना ये उद्देश्य है कि हम सड़क पे लड़ेंगे, ये विधानसभा में ठाएंगे। रही बात, हमें गांव-गांव प्रचार कर दिया था, आज चिरंजीव राव के देंगे, कल बनवारी लाल की कोठी के आगे बैठेंगे। अब क्या कुछ मांगे सरकार से? अब हमारी सरकार से ये मांगे है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसको हरियाणा सरकार निरस्त कर दे, और जब किसान जो 20 साल से 60 साल से 3-3 पीढ़ियों से ज़मीन थी, वो ज़मीन उनके पास रहनी चाहिए। डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, क्या कहेंगे आज? धनखड़ खाप का प्रधान जी, और सर्वखा पंचायत कोऑर्डिनेटर, कृषि विशेषज्ञ। क्या आज विशेष? आज की जो ये पंचायत अपने प्रदेश जिला अध्यक्ष समीर सिंह जी ने जो बुलाई है श्री गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी के आदेश पे, तो उसमें मेन मकसद यही है कि जितने भी रोज़ डेली जब हम सोवा हाँ और सुबह उठा हाँ तो एक नया कानून बना पाओ से इस देश ने मारने खातिर, इस जनता ने मारने खातिर। तो ये खाम खा के जो रोज़ की रोज़ डेली की डेली जो ये पब्लिक को ख़त्म करने के लिए, पब्लिक को धोखा देने के लिए, झूठ बोलने के लिए, जुमलेबाजी करके जो इनका सत्यानाश करने के लिए, इस देश को गिरवी रखने के लिए जो कोशिश की जा रही है, ये ऐसे कानून ना बनाओ और जितने भी इन तक बना लिया अपने उल्टे ले लो, बहुत बढ़िया रहोगे। नहीं तो इस देश में श्रीलंका से भी बुरा हाल होने वाला है। सरकार नहीं मानती है, अगला कदम क्या होगा? अगले कदम तो जो कद्दे तक आंदोलन में देखते आए उससे ही बुरा होगा। इस बार तो यह है कि सरकार की ये पॉलिसी है कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी जोगे छोड़ो लोगों ने, बाकी छोड़ना नहीं है, ना कोई मीडिया छोड़ना, ना कोई कोर्ट छोड़नी, ना कोई न्यायालय छोड़ना। एक गोलवलकर की एक किताब थी बंच ऑफ थॉट्स, जो इनके सेकंड संस्थापक थे RSS के, उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है 1930-40 के दशक में, अगर किसानों की कृषि भूमि को बलात् अधिकृत नहीं करोगे तो उद्योगों के लिए सस्ते मजदूरी कहाँ से सुलभ होंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आपने लंबे समय तक शासन करना है तो देश की 95% खेती को समाप्त कर दो। और तीसरा यह है कि जो रिश्ते नाते जितने भी जो ये भाई भतीजा जो ये हमारे रिश्ते नाते हैं, ये चीज़ टोटली इस देश में से समाप्त होनी चाहिए। ये तो इस संविधान को लिए जो एक विषैला जहर मानते हैं, इस भारतीय संविधान को भी।
इन्होंने इस देश को सिर्फ गिरवी रखने के सिवाय और कुछ नहीं करना। उस किताब में सबसे बड़ी एक चीज़ ये लिखी है, वो किताब थी दूसरी, वी एंड आवर नेशनलहुड आइडेंटिफाइड। उस किताब में गोलवलकर ने ये लिखा है कि अगर आपको मौका मिल जाए सत्ता का, अगर आपको सत्ता हाथ लग जाए किसी तरह से भी, तो उस देश की सरकारी संपत्ति, उस देश के जंगल ज़मीन, ये सारे अपने विशेष उद्योगपति जो विशेष धनाढ़ व्यक्तियों को सौंप दे, ताकि आगे आने तक 7 जन्म तक भी आपकी सत्ता बनी रहे। तो इन्होंने सिर्फ सत्ता बनाने से, सत्ता रखने से मतलब है, इस देश की जनता से इससे कोई मतलब नहीं है। इस सरकार फिर से आंदोलन करना पड़ा है, फिर ये आंदोलन चलेंगे, नर्रे मुकदमे होंगे, इन डी जनरेशन करनी है, ना कोई बीमारी, ना कोई एक किसी किस्म की। डी जनरेशन में भी इनका ये है कि भाई 84 करोड़ पॉपुलेशन यहाँ की ख़त्म करनी है इन लोगों ने। सिर्फ लोगों को इन्होंने उद्योगों के लिए सस्ते मजदूर चाहिए। जितनी भी ये बाहर से आ रही हैं खेप नशे की, ये नशे की इन्हीं की बंदरगाहों पर आ रही हैं, और यही कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, फैक्ट्रीज़ में ये सप्लाई किया जा रहा है। कोई कंट्रोल नहीं है उन चीज़ों पे, सबको नशे में धकेल देंगे। मजदूर हमेशा जब नशे में होगा तो ही फालतू काम करेगा। इन्होंने तो यो एक सारे का सारा यो देश जो है ना, देख रहे हैं कि पहले भी लंबे समय तक आंदोलन किया, अब दोबारा किसान आंदोलन। देखिए, आप लोगों ने आज से 2 साल पहले भी देखा था किस तरह से हमारे जो देश के किसान हैं उन्होंने किस तरह से पूरे देश भर के अंदर रोडों पर आकर धरना प्रदर्शन किए थे, और किस तरह से एक बार फिर इस सरकार ने वादा खिलाफ़ी करने का काम किया। जो एक ये कहा था एमएसपी का जो हक किसानों को दिया जाएगा, हम देख रहे हैं कि उस बात से भी ये लोग अब पलट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार को अपने जो उन्होंने वादे जितने भी किसानों से किए थे उनको पूरा करना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि देश का हमारा जो अन्नदाता है उसको इस तरह से सड़कों पे बैठ के धरने करने पड़ रहे हैं। आज से पहले हमने कभी ऐसी दृश्य नहीं देखा कि आज आप देखिए हमारे अन्नदाता को, जब हम सब लोगों का जिसको पेट भरता है उसको अपने हकों के लिए और अपने वाजिब हकों के लिए धरने पे बैठना पड़े, ये बड़ी दुख की बात है। आप ये कह रहे थे कि सांसद महोदय के आवास पे भी धरना दे रहे थे। मैं इनको ये कह रहा था भी हमारे यहाँ तो ये धरना दे रहे हैं क्योंकि हम तो हमेशा किसानों की आवाज़ उठाते हैं, मज़दूरों की आवाज़ उठाते हैं, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा के जो सांसद हैं जो अपने घरों में, अपने महलों में बैठे रहते हैं, उनको भी जगाने की ज़रूरत है कि वो भी संसद के अंदर आवाज़ उठाएं, क्योंकि उनको भी चुनकर यहाँ की जनता ने भेजा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका भी धर्म बनता है इस बात का कि वो इनकी बातों को उठाएं, इनको प्रधानमंत्री तक इस बात को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और उनका बहुत बड़ा रोल इस बात के अंदर रहता है। बीजेपी तो बार बार ये कह रही है कि आय डबल कर दी किसानों की, और भी जो एमएसपी है वो कुछ हद तक जो मांगे थी वो लागू कर दी एमएसपी की। अगर इन्होंने आय अगर दुगनी कर दी होती किसानों की, तो आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश भर के जो किसान हैं उनको रोडों पे नहीं आना पड़ता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि भी हर व्यक्ति को पक्का घर मिल जाएगा 15 अगस्त 2022 तक। क्या उनको मिल चुका है? तो मुझे लगता है जुमले ना करते हुए उनको सच्चाई के ऊपर आना चाहिए, लोगों की जो सही बातें हैं, जो मांगे हैं, उनको सुनना चाहिए। और जिस तरह से आपने देखा होगा किस तरह से हमारे करीबन 100 से ज़्यादा स्कूल हरियाणा के अंदर बंद किए गए और हमारे ज़िले के अंदर भी 10 स्कूल जो बंद किए गए हैं, इसका सीधे से अर्थ यही बनता है कि ये चाहते हैं कि यहाँ का जो युवा है वो पढ़ लिख ना जाए, क्योंकि अगर पढ़ लिख जाएगा तो वो सवाल करने लग जाएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सोच यहाँ के राजा महाराजाओं की थी, वो चाहते थे कि यहाँ के लोग ना पढ़े, वही सोच ये बीजेपी लेके आ रही है कि पूंजीपंथी जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। आप देखिए आज हमारे जो अडानी जी हैं वो देश के अंदर 4थे नंबर पे पहुँच गए हैं, देश के विश्व के सबसे अमीर लोगों के अंदर। कोविड काल के बाद ऐसा क्या उन्होंने कमाई करी कि वो 4थे नंबर पे पहुंच गए, और अंबानी जी हैं वो भी लगातार अमीर होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2 लोगों को आगे बढ़ाने का काम देश के 2 लोग कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से लगातार स्कूलों के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है, वो कह रही पोस्ट खत्म कर दी। तो क्या मानते हैं आप जो ये पॉलिसी, जो ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी गवर्नमेंट चला रही है? नहीं, आपको वही मैं बताना चाह रहा हूँ। आज 2014 से अब तक करीबन 500 से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। तो क्या कारण है, जबकि सरकार ये कहती है कि इनका मकसद ये है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, और उसके उलट ये काम करने लग रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं। कुछ लड़कियों के स्कूल भी बंद हुए हैं हरियाणा के अंदर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो इनकी मानसिकता है वो ये दर्शाती है इसके अंदर कि ये चाहते ही नहीं कि शिक्षा का विस्तार कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हो। जी, CBI ED ग्रेड कर रही है।
आप देखिए, मैंने पहले भी ये बातों को कहा है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा लगातार विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है। पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी के जो डिप्टी सीएम हैं उनके ऊपर रेड हुई। कल जिस तरह हमने देखा होगा जब उनको आरजेडी को और कांग्रेस को और जेडीयू को अपना प्रूव करनी थी मेजॉरिटी, उसी दौरान उनके ऊपर आईटी के और ईडी के रेड डाले गए और किस तरह से टीएमसी के ऊपर हुआ गया और किस तरह से आपने देखा होगा राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सोच इनकी है कि जितना हो सके विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाए। एक आपके साले साहब हैं, उनको टारगेट बना के कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है उनको नहीं, आप देश भर में देख लीजिए जितने भी विपक्ष के लोग हैं, चाहे आपने चुनाव के समय देखा होगा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को उन्होंने टारगेट किया, अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा जेडीयू के कुछ मंत्रियों को टारगेट किया, कल आरजेडी के लोगों को किया, कांग्रेस के लोगों को भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक आप देखिए विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनकी आवाज़ को दबाने का काम ये कर रहे हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि अगर विपक्ष की आवाज़ इसी तरह दबाई जाएगी कि तो किस तरह से लोगों की जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचेगी। तेजस्वी के नाम एक मॉल का भी जिक्र आ रहा है गुरुग्राम। आप लोगों को पता होगा कि कल तेजस्वी ने उसकी बात कह भी दी है और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो स्वयं जब उसका उद्घाटन हुआ था वहाँ पर वो गए थे, तो उसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा कि क्या उनका लेन देन उसके अंदर हुई है। सोनाली फोगाट की मौत या फिर शादी? देखिए उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोनाली फोगाट का जो हुआ है उसकी उचित जांच वहाँ पर होनी चाहिए। और पिछले 2-3 दिनों में और भी घटनाक्रम आप देख रहे होंगे कि हरियाणा के अंदर, अहिरवाल के अंदर, दक्षिण हरियाणा के अंदर हुआ है। कुछ जो मंत्री है हमारे राजा साहब के, वो भी सुधा यादव जी के यहाँ उनको बुके भेंट करते हुए नज़र आ रहे थे और कुछ विधायक जो हैं उनके पाले के हैं वो भी वहाँ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो तिलिस्म है राजा साहब का वो टूटने लग रहा है।